अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय चैनल वॉइस ओवर बाय अमनसा। आई होप कि आप खुश होंगे। कहानी शुरू करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आपको मेरा कंटेंट पसंद आता है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। आइए कहानी का आगाज़ करते हैं। शिकार की बात शुरू करता हूँ तो उस ज़माने के कई वाक़यात याद आ जाते हैं। आज भी मैं आपको उस ज़माने का एक अजीब वाक़या सुनाता हूँ जो हमारे माशरे का एक हादसा है। ज़माना बदल गया है मगर हमारे ख़यालात और तौर तरीके नहीं बदले। ज़माना भी ऐसा बदला है कि मेरे लड़कपन के दौर और आज के दौर में फिल वाक़े ज़मीन और आसमान जितना या स्याह और सफ़ेद जितना फ़र्क आ गया है। तहज़ीब व तमद्दुन ही बदल गया है। आज अपने दौर की बातें सुनाने लगता हूँ तो बाज़ बातें नाकाबिले यकीन लगने लगती हैं। मसलन मोहब्बत और प्यार को ही ले लीजिए। जैसे आजकल रोमान लड़ाना कहते हैं। मैं उसकी मिसाल इसलिए दे रहा हूँ कि आजकल रोमांस लड़ाना फैशन बन गया है। दिल यूँ लिए दिए जाते हैं जैसे सिगरेट का पैकेट खोलकर सिगरेट पेश किया जाता है। बैक वक्त 2 सिगरेट सुलगे हुए लगे सुट्टे, धुआं उतारा, सिगरेट फेंक दिया, फिर कहीं और जाकर किसी और का सिगरेट पेश किया या किसी का पेश किया हुआ सिगरेट ले लिया। हमारी जवानी के दौर में भी रोमांस होते थे मगर ऐसे आम नहीं जैसे आज आप देख रहे हैं। पसंद और नापसंद, मोहब्बत और नफ़रत इंसानी फितरत में शामिल हैं। इन पर काबू नहीं पाया जा सकता। अलबत्ता शर्म व हया और किरदार को खैरबाद ना कहा जाए तो मोहब्बत से ज़्यादा बेहतरीन चीज़ कोई नहीं होती। इसी किस्म की मोहब्बत जब किसी किसी को हो जाती है तो इन्हें मौत ही जुदा करती थी। दिल को हिला देने वाले ड्रामे जन्म लेते थे। अपने इलाके का एक जवान याद आता है जो कबड्डी का नामी गिरामी खिलाड़ी था। इसमें चीते जैसी फुर्ती और ताकत थी। जैसे किसी बुत तराश ने बड़ी मोहब्बत से तराशा हो। खुदा ने उसे आवाज़ भी पुरसोज अता की थी। रात को सैफुल मुलूक गाता था तो राह चलते मुसाफिर रुक जाते थे मगर इसे वो इज्जत हासिल नहीं थी जो उस दौर में इस किस्म के नामी गिरामी खिलाड़ियों और पहलवानों वगैरह को हासिल होती थी क्योंकि वो ज़ात का कुम्हार था। राजों और चौथियों के सामने उसे चारपाई पर बैठने की इजाज़त नहीं थी। हुआ यूँ कि एक सबसे ऊंची ज़ात की लड़की उस पर मर मिटी। मुलाकातें बड़ी दुश्वारी से होती थीं। लड़की दूसरे गांव की थी जहां यह आदमी कबड्डी खेलने चंद बार गया था। गांव में राज छुप न सका। एक बार इसी गांव में कबड्डी का मैच था। वो गया, इसे खुफिया ज़राए से इत्तला मिली कि लड़की उसे फलां गैर आबाद मकान में मिलेगी। उस दौर की कबड्डी बहुत सख्त होती थी। सांस रोककर खिलाड़ी बारी देने जाता था। सारा गांव तमाशा देखने आ गया। इस जवान ने मौका मौसूद देखा, वहां से खिसक गया और उस गैर आबाद मकान में चला गया जहां लड़की उसकी मुंतजिर थी। किसी ने देख लिया और लड़की के भाइयों को बता दिया। भाई कुल्हाड़ी लेके आ गए। घर में दाखिल हुए तो यह आदमी किवाड़ के पीछे हो गया। लड़की सामने खड़ी थी। भाई उसकी तरफ गए, यह आदमी वहां से निकल गया। इसे अपने गांव में जाकर दूसरे दिन पता चला कि भाइयों ने बहन को इसी मकान में कत्ल कर दिया है। सारे गांव ने एका कर लिया और कत्ल खत्म हो गया। इससे अगली रात ये कुम्हार कुल्हाड़ी लेकर लड़की के गांव गया। उसके घर की दीवार फलांग कर अंदर गया। दोनों भाइयों को जगाया। वो उठे तो दोनों को उसने कत्ल कर दिया। खून आलूद कुल्हाड़ी उठाए थाने गया और बताया कि वो 2 आदमियों को कत्ल कर आया है। इसे हवालात में बंद कर दिया गया। इसकी बंद मुट्ठी में एक रेशमी रुमाल था जो लड़की ने उसे उस वक्त आखिरी मुलाकात में दिया था। ये रुमाल फांसी पाने तक उसकी मुट्ठी में रहा, जो उसकी वसीयत के मुताबिक कब्र में भी उसके साथ गया। ये ख़ास तौर पर सामने रखें कि ये पाक मोहब्बत की कहानी है, पाकिस्तानी मोहब्बत की नहीं। कबड्डी से मुझे एक दोस्त जहांगीर खान याद आ गया है, जिसे हम जहाना कहा करते थे। इसका भी जिस्म बहुत दिलकश था। उसने ये दिलकशी बड़ी मेहनत से हासिल की थी। ऐसे जिस्म को कमाया हुआ जिस्म कहा करते थे। जहाना हमारा दोस्त तो था लेकिन हमारी शिकारी पार्टी में शामिल नहीं था। वो वर्जिश और कबड्डी का शौकीन था। मैं शायद पहले भी किसी कहानी में जिक्र भी कर चुका हूँ कि हमारे दौर में मर्द फैशनी लिबास और बालों की बनावट से नहीं, जिस्म की बनावट से पसंद किए जाते थे। उस दौर के नौजवान आज की तरह कागज़ के घोड़े और काठ के उल्लू नहीं हुआ करते थे। दुबले पतले और कमज़ोर जिस्म वाले को रिश्ता भी ज़रा मुश्किल से ही मिला करता था। जहाना मर्दानगी का नमूना था। उसकी अभी शादी नहीं हुई थी। हमारे गांव से कोई 2.5 मील दूर एक गांव में जहाने की रिश्तेदारी थी। वहां वो जाता रहता था।
कबड्डी खेलने तो अक्सर जाता था। हमने देखा कि वो इस गांव में कुछ ज़्यादा ही जाने लगा। एक रोज़ मैंने उससे पूछा कि इसे वहाँ के रिश्तेदारों से ज़्यादा प्यार हो गया है या वहाँ के कबड्डी के खिलाड़ियों से। पहले तो वो इस तरह दूसरे तीसरे दिन इस गांव में कभी नहीं गया था। वो ज़रा सा मुस्कुराया, फिर संजीदा हो गया। कहने लगा कि अगर राज को दिल में रखो तो बता दूं कि मुझे किससे ज़्यादा प्यार हो गया है। मुझे मशवरा भी दो साबू। मैंने राज को दिल में रखने की कसम नहीं खाई, इतना ही कहा, तुम्हें ऐसी बात करनी नहीं चाहिए थी, बोलो क्या बात है। इसे इसी पर यकीन हो गया, वो आखिर मेरा दोस्त था। उसने इधर उधर देखकर पूछा, मुझे बदमाश तो नहीं कहोगे? मस्जिद में ले चलो, कुरान सर पर रख दो, कसम खाकर कहूँगा कि इस लड़की को मैं चांद की तरह शफाफ नीयत से चाहता हूँ। मैंने कसम खा ली है कि शादी इसी के साथ करूँगा। अल्लाह और रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कलमे पढ़कर कहूँगा कि ये मेरी मिल्कियत है। इससे पहले इसकी इज्जत को इसी तरह अजीज समझता हूँ जैसे अपनी बहन की इज्जत। उसने लड़की का नाम बताया, जो मैं आपको नहीं बताऊँगा। ये इसी गांव की थी जहां वो कबड्डी खेलने जाया करता था। कहने लगा, पहल इस लड़की की तरफ से हुई है, दिलेर लड़की है, कभी कभी मुलाकात हो जाती है। लड़की के गांव से कुछ दूर लड़की के बाप का सब्जियों का बाग था, जिसमें रेत भी लगा था। वहां दरख्तों झाड़ीनुमा पौधों की बहुतायत थी। बाग की सब्जियां हर रोज ऊंट पर शहर की मंडी में भेजी जाती थीं। बाग में मज़ारे काम करते थे। हमारा इलाका ऐसा है कि इंसान जरा परे हो जाए तो पता ही नहीं चलता कि कहाँ गायब हो गया है। खट नाले बेशुमार हैं, नशेबो फराज हैं, घाटियाँ और टीले हैं। बारिशों और आंधियों ने मिट्टी के इन खदोखाल को अब बिल्कुल ही बदल दिया है। बास टीले और घाटियाँ मैदान बन गई हैं। लड़की अमीर जमींदार घराने की थी। वो कभी कभी अपनी हमराज सहेलियों के साथ बाग में जाया करती थी। इधर से जहाना भी चला जाता और उनकी मुलाकात हो जाती थी, जो 4-5 मिनट से ज़्यादा नहीं होती थी। नीयत खा चांद की तरह ही शफाफ हो, चोरी की मुलाकात की सज़ा मौत से कम नहीं थी। शर्म और हिजाब भी गालिब रहता था। जहाना इस लड़की के साथ शादी करने की कसम खा चुका था और देहाती माशरा कसम खाए हुए था कि लड़कियों के रिश्ते अपनी बिरादरी के लूले लंगड़ों को दे देंगे, लेकिन बिरादरी से बाहर नहीं देंगे। जहाने और लड़की की ज़ातें अलग अलग थीं और दोनों ऊंची ज़ातें थीं, मगर बिरादरियां अलग होने की वजह से उनकी शादी नहीं हो सकती थी। लड़की की अपनी बिरादरी में लड़के मौजूद थे। दूसरी शक्ल ये कि जहाना की मंगनी कई साल पहले हो चुकी थी। आधी सदी गुजर गई है। जहाने और इस लड़की की हड्डियां भी खाक हो चुकी हैं, लेकिन वो मुझे उसी तरह आंखों के सामने खड़ा नजर आता है। दिलकश जिस्म, दिलों को मोह लेने वाला चेहरा और आंखों में नौजवानी का जादू। मैं आज भी इसकी आवाज़ सुन रहा हूँ। मुझे बदमाश तो नहीं कहोगे? इस लड़की को मैं चांद की तरह शफाफ नीयत से चाहता हूँ। मुझे इसकी मुस्कुराहट याद है और उसकी संजीदगी भी याद है। साबू, उसने कहा, हमारी शादी नहीं हो सकती। तुम कोई हल निकालो। गांव के बुजुर्गों के कानों तक ये बात किसी तरह पहुंचाई जाए कि हम दोनों बिरादरियां मुसलमान हैं, हमें से कोई भी काफिर नहीं। फिर हमारी शादी क्यों नहीं हो सकती? बुजुर्गों को किस तरह कहा जाए कि हमारी शादी ना हुई तो हम दोनों जहर खाकर मर जाएंगे या हम दोनों कहीं भाग जाएंगे। ये सही है कि दोनों बिरादरियों में कोई भी काफिर नहीं, मैंने कहा, लेकिन बिरादरी से बाहर लड़की का रिश्ता देना कुफ्र समझा जाता है। कोई बुजुर्ग तुम्हारी बात नहीं सुनेगा। बात करोगे तो मार खाओगे। मुझे तो यही एक सूरत समझ में आती है कि दोनों कहीं भाग जाओ। ये तो उसने भी कहा है, उसने कहा। वो तैयार है, लेकिन मैं इसे बदनाम नहीं करना चाहता। मेरे दिल में इसकी मोहब्बत है, इसलिए मैं इसके माँ बाप और पूरे ख़ानदान की इज्जत करता हूँ। मैं इनकी बेटी को भगा ले गया तो इसके माँ बाप किसी को मुंह दिखाने के काबिल नहीं रहेंगे। लोग इस लड़की का नाम लेंगे तो कहा करेंगे कि बदकार थी, किसी के साथ घर से भाग गई थी। मुझे उसके आंसू याद हैं जो उसकी आंखों में तैर रहे थे। उसकी उलझन का कोई हल नहीं था। उसके राज से हम 3 दोस्त वाकिफ थे। आज इतनी मुद्दत बाद, जब ना वो दुनिया में रहा है और ना ही वो लड़की, मैं ये राज आपको सुना रहा हूँ। दोस्तों में सिर्फ एक राजदार जिंदा रह गया है और यह है शहबाज खान। कभी कभी हम दोनों बूढ़े गांव के कब्रिस्तान में जाते हैं, दोस्तों की कब्रों को देखते हैं। इनमें वो भी हैं जो जवानी में हमारे शिकार के खप्त का शिकार हो गए थे, और वो भी हैं जो दोतों पोतों को गोद में खिलाकर दुनिया से रुखसत हुए। एक रोज़ कोई 4 माह गुजरे। जहाने की कब्र पर फातिहा पढ़कर शहबाज खान ने कहा, जहाने के मसले का यही हल था।
अल्लाह ने उसकी मुश्किल आसान कर दी। हमने हस्बे मामूल शिकार का प्रोग्राम बनाया। मई का महीना था। गंदम की फसल कट चुकी थी, लेकिन दिन को धूप बहुत तेज हो जाती थी। दोस्तों ने एक रोज चलने का प्रोग्राम बनाया। जहाने को पता चला तो वो भी जाने को तैयार हो गया। हम कोई 1.5 दर्जन दोस्त 1 दर्जन कुत्ते लेकर सूरज निकलने से कुछ देर पहले गांव से निकल गए। कोई मील 1.5 मील दाएं तरफ हमें उस लड़की का गांव दिखाई देने लगा जिसे जहाना चाहता था। इससे दूर हटकर लड़की के बाग के दरख्त भी हमें दिखाई दे रहे थे। हम नशेबी इलाके में चले गए तो गांव नजरों से ओझल हो गया और बाग भी। कुत्ते इधर उधर घूमते फिरते हमारे साथ साथ जा रहे थे। अभी तक कुत्तों को कोई शिकार नजर नहीं आया था। हम मायूस नहीं थे, गपशप लगाते चले जा रहे थे। कोई 2 फर्लांग दूर बिल्कुल सामने से हमें एक गीदड़ अपनी तरफ आता दिखाई दिया, जिसकी चाल चलने और दौड़ने के दरमियान थी। कुत्तों ने उसे ना देखा। वो अपनी चाल बदले बगैर हमारी तरफ आता रहा। हम समझे कुत्ता होगा। गीदड़ ऐसा जानवर है कि कुत्ते और इंसान की बू पाकर इंतहाई रफ्तार से भाग उठता है और गायब हो जाता है। ये गीदड़ नहीं हो सकता था, जो कुत्तों और इंसानों के जुलूस को देखकर भी उनकी तरफ निडर होकर आ रहा था। हमारे और उसके दरमियान फासला कम हो गया। वो गीदड़ ही था, मगर हमारे लिए ये मुअम्मा था कि वो डर कर भाग क्यों नहीं गया। ऐसे मुअम्मों को हम शरर शरार कहा करते थे। ये कोई जिन होगा जिसने गीदड़ का रूप धार लिया होगा। कुत्तों ने इसे देख लिया और भौंककर उसकी तरफ दौड़े, मगर गीदड़ उसी चाल से कुत्तों की तरफ चला आ रहा था। उसने गुर्राना शुरू कर दिया। एक लड़के ने चिल्लाकर कहा कि ये गीदड़ बावला है, कुत्तों को रोको। हम सब दौड़ पड़े। मैंने देखा कि गीदड़ के मुंह से राल टपक रही थी और वो कुत्तों से लड़ने के लिए दांत निकाले हुए था। बावला गीदड़, कुत्ता या कोई भी बावला जानवर किसी को काट ले तो वो भी बावला हो जाता है, और अगर कुत्ता किसी बावले जानवर को काटे और कुछ खून उसके मुंह में चला जाए तो वो भी बावला हो जाता है। हमारे कुत्ते तरबियत याफ्ता, शिकारी और बड़े कीमती थे। वो सब गीदड़ तक पहुंच गए। गीदड़ ने कहर से उड़ाकर पहले हमलावर कुत्ते पर हमला किया। ये कुत्ता एक तरफ हो गया। हमने इस डर से कि गीदड़ इनमें से किसी को काट न ले, हमने कुत्तों के गलों में पटें डालना शुरू कर दी। गीदड़ हम पर हमले के लिए आया। मेरे कई दोस्तों के पास डंडे और कुल्हाड़ियां थीं। सबने गीदड़ पर हल्ला बोल दिया। ज्यादातर डंडे उसके सर पर मारे गए, जिनसे वो जल्दी से गिर पड़ा और मर गया। अल्लाह का शुक्र अदा करते हम आगे निकल गए, और हमने निकलने से पहले गीदड़ को गहरी जमीन खोदकर कुल्हाड़ियों की मदद से उसको जमीन में दबा दिया, ताकि कोई और जानवर उसको खा न सके और बावला न हो। जरा दूर गए तो बैक वक्त हमें 2 सिंह दिखाई दिए। वो दोनों भागे और कुत्ते भी उनके पीछे भागने लगे, और आखिरकार उनमें से एक को पकड़ ही लिया। हमारे लिए तमाशा अच्छा था, मगर बावले गीदड़ ने जो बदमज़गी पैदा की थी उसका असर दिल पर मौजूद था। इसे हम अच्छा शगुन नहीं समझते थे। दिल पर बोझ सा था। ये बोझ मेरे अजीज दोस्त शहबाज खान भी महसूस कर रहा था, जिसका इजहार उसने ये कहकर किया, वापस न चलें साबू, ऐसा लगता है जैसे आगे गए तो कोई हादसा हो जाएगा। लेकिन बाकी दोस्त आगे जाने पर खुश थे, इसलिए हम आगे चल पड़े। धूप तेज हो गई थी। लड़के दरख्तों के झुंड तले बैठकर थकन उतारने लगे। जहाना कहाँ है? एक लड़के ने पूछा। मैंने इधर उधर देखा, जहाना वहाँ नहीं था। मैंने शहबाज को और उसने मेरी तरफ देखा। हमें मालूम था कि वो कहाँ चला गया है। हमारे किसी भी दोस्त को कुछ भी मालूम नहीं था। हमने बेपरवाही से कहा, जाने दो यार, जहाँ चला गया है। इसे शिकार में वैसे भी कोई दिलचस्पी नहीं थी। वो वैसे ही हमारे साथ चला आया था। यह करीबी इसके रिश्तेदारों का गांव है, वहां चला गया होगा। मैंने भी अपने इस दोस्त की तायद की और कहा कि चलो ठीक है, वापस चलते, या फिर आप बोलो, जैसा आप कहो। इन सब ने यक ज़बान होकर कहा, आगे चलेंगे, और हम सब जाने के लिए उठ खड़े हुए। वो सब आगे आगे जा रहे थे। मैं, शहबाज और हमारा दोस्त अफजल, जो हमारे और जहाने का हमराज था, पीछे पीछे जा रहे थे। हम इस लड़की के गांव से तो दूर से गुजरे थे। उसका सब्जियों का बाग करीब था। जहाने ने हमें बताया था कि कभी कभी लड़की बाग में आती है और वहां से नज़र बचाकर नशे में आ जाती है, जहां जहाना उसका मुंतजिर होता है। हम समझ गए कि जहाना उधर ही चला गया है और वहां से वापस चला जाएगा। ऐसा कोई खतरा नहीं था कि वो किसी हादसे का शिकार हो गया होगा। ये खतरा वाकई था, मगर हम क्या कर सकते थे।
मैंने जहाना को इस खतरे से आगाह किया था और कहा था कि इस लड़की को दिल से उतारने की कोशिश करो। शादी नामुमकिन है, मगर जहाना अपने आप में नहीं था। इस वीराने में लड़की और लड़के की मुलाकात ख्वाब बहन भाई जैसी ही हो, फिर भी बड़ा जुर्म था जिसकी सज़ा कत्ल से कम नहीं थी। हम तीनों दोस्त इसी मौजू पर बातें करते हुए आ गए। आगे एक उतराई आ गई जो खुश्क बरसाती नाले में जाकर ख़त्म होती थी। नाला वसी था। हम सब नीचे उतर गए। दोनों तरफ मट्टी की अमूदी दीवारें थीं जो खासी ऊंची थीं। हम नाले से पार की दीवार के एक शगाफ में दाखिल हो गए और ऊपर पहुंच गए। एक जगह दरख्तों का झुंड था, वहां जाके बैठे और सब कुछ जो खाने के लिए साथ लाए थे खाना खाने के लिए बैठ गए। खाने से फारिग होकर हम उठे। हम जिधर से आए थे उधर की ऊंची दीवारों में खो या गुफ के दहाने जैसा शिगाफ नजर आया जो हमसे कोई 50 कदम दूर था। एक तरफ से दीवार के साथ साथ नाले के अंदर एक गीदड़ बहुत तेज दौड़ता हुआ नजर आया। कुत्तों ने उसे दौड़ते हुए देखा तो वो भी तमाम दौड़ पड़े। हम भी दौड़े। हम जानते थे कि गीदड़ शिगाफ की तरफ जा रहा है और इसमें चला जाएगा। हम शिगाफ की तरफ दौड़े जा रहे थे लेकिन गीदड़ बहुत तेज था। कुत्तों को चंद कदमों के फासले पर छोड़कर खो में चला गया। हमारे किसी दोस्त ने कहा कि कोई 1 गज लंबा सांप उसने खो के अंदर जाते हुए देखा है। ये सांप बाहर था। हमारे और कुत्तों के शोर से खो के अंदर चला गया। वो 2 और दोस्तों ने भी बताया कि हाँ उन्होंने भी देखा है। हमारे लिए सांप की कोई अहमियत नहीं थी। बाहर होता तो हम उसे शुगल के तौर पर मार डालते, लेकिन हमारे लिए असल मसला ये था कि हमारे 2 कीमती कुत्ते, अफजल का बोहेली और मेरा कुत्ता, दोनों अंदर चले गए थे। हमने इन्हें सांप से डसवाना तो नहीं था, इसलिए हमने बाहर से कुत्तों को आवाज़ें दी, पर वो ना आए। इनकी धीमी धीमी गुर्राहटें बराबर आ रही थीं। ये खो दरअसल पानी का ज़मीन-दोज़ रास्ता था जो कि एक लंबी और सुरंग जैसी भूल भुलैया जैसी सुरंग की सूरत इख्तियार किए हुए था, और इनमें दाखिल होने के लिए हम एक टार्च हमेशा अपने पास रखा करते थे। मैं और अफजल दहाने के अंदर चले गए। शहबाज भी हमारे पीछे गया। मैं डंडा ताने आगे आगे जा रहा था। बहुत देर चलने के बाद हमें सुरंग का दूसरा दहाना नजर आया। वहां से झुककर हम बाहर निकले तो हमें दोनों कुत्ते भी नजर आ गए। वो इधर उधर फिर रहे थे। हमने उन्हें बुलाया और फिर हमने जब इधर उधर देखा तो हैरान रह गए, क्योंकि जहाना जिस लड़की को चाहता था उसका बाग हमसे बमुश्किल 100 कदम दूर था। हम इससे थोड़ी ही दूर से गुजरकर नीचे गए थे। सुरंग फिर हमें वहीं ले आई, बल्कि इसके और करीब ले आई। सुनो यार, शहबाज ने कहा, जरा खड्ड में चलो। मुझे ऐसा लगा था जैसे मैंने वहां खून देखा था। हम खड्ड में उतरे। वाकई वहां खून था। हम जब सुरंग में से निकलकर इसमें आए थे तो कुत्तों के ख्याल से खड्ड में कुछ देखे बगैर ऊपर चले गए थे। दोबारा नीचे उतरे तो वहां खून देखा। ज्यादा नहीं था, खून का छिड़काव सा था, और यह खून ताज़ा था। देहात में खुरे मशहूर थे। हमने भी खुरे देखे। 2 खुरे नजर आए जो हम तीनों के खुरों से मुख्तलिफ थे। ये ऊपर तक चले गए थे। इससे ज़्यादा हम सुराग रसानी के अहल नहीं थे। ये यकीन हो गया कि यहाँ 2 या 3 इंसान आए थे। अलबत्ता एक और चीज़ ने हमें शक में डाल दिया। ये कांच की एक चूड़ी के 3 टुकड़े थे। इनसे ये शक होता था कि यहाँ एक औरत भी थी। औरत के शक के साथ ही मेरे दिल पर घबराहट तारी हो गई। मुझे जहाने का ख्याल आ गया। यह खून जहाने का ही ना हो। मैंने अपने दोस्तों से कहा, मुझे तो ये मालूम हो रहा है कि जहाना लड़की के भाइयों के हत्थे चढ़ गया है। बाग करीब ही है, लड़की से इसी खड्ड में मिलती होगी। अगर वो यहाँ कत्ल हुआ होता तो खून ज़्यादा होता। शहबाज ने कहा, यह किसी जानवर का खून है, लेकिन ये पता नहीं चल रहा कि खून इस तरह अलग अलग जगहों पर क्यों बिखरा हुआ है। लड़ाई हुई होगी, अफजल ने कहा। जहाना लड़ाई में मार खाने वाला है नहीं। यह लड़की के किसी भाई का या लड़की का खून है। जो कुछ भी हुआ यह खून किसी इंसान का था। खुरे और चूड़ी के टुकड़े बता रहे थे कि यहाँ 1 या 2-3 आदमी आए थे और इनमें एक औरत भी थी। हमारा कयास यही था कि जहाना मारा गया है या इसने किसी को मार दिया है, या लड़ाई हुई और कोई जख्मी हो गया है।
हमारे दोस्त नाले में थे। मैंने सोचा कि वो हमारे लिए परेशान होंगे। इन्हें क्या पता था कि हम सुरंग से निकल आए हैं। हम खड्ड से ऊपर गए, ऊपर मैदान था। हम ऊपर ऊपर नाले की तरफ गए। अब सुरंग हमारे नीचे थी। इस दीवार की मुंडेर पर हम खड़े थे जिसमें सुरंग का दहाना था। वहां से नीचे देखा तो हमारी शिकारी पार्टी नीचे खड़ी थी। दो लड़के खो में मुंह दिए हम तीनों के नाम ले लेकर पुकार रहे थे। हमने ऊपर से उन्हें आवाज दी। हमें जिंदा सलामत देखकर उन्होंने खुशी से नारे लगाए। थोड़ा ऊपर आने का रास्ता था। वो सब भी ऊपर आ गए। इनके पहुंचने से पहले हम तीनों ने ये प्रोग्राम बनाया कि पानी पीने के बहाने बाग में चलते हैं। अगर जहाना के साथ कुछ गड़बड़ हुई है तो बाग के माली से मालूम हो जाएगा। हमारी सारी पार्टी आ गई तो हम बाग में चले गए। दो लड़कों ने रहट घुमाया और हम सब ने पानी पिया। मैंने इधर उधर देखा, बाग में खामोशी थी। माली रहट की आवाज पर आ गया। इससे हम ये तो पूछ ही नहीं सकते थे कि इसके मालिकों की बेटी यहाँ आई थी या नहीं। जहाने के मुतालिक भी इससे नहीं पूछा जा सकता था, लेकिन पूछने की जरूरत ही महसूस ना हुई। माली ने हमें एक खबर सुनाई। ओए लड़कों, उसने दोनों हाथ जोड़कर आसमान की तरफ देखकर उसका नाम लिया और कहा कि इस लड़की को सांप ने डस लिया है। लेकिन क्या लड़की है, क्या उसका हौसला है और क्या दिमाग है। सांप ने उसे टखने के करीब काटा। लड़की ने अपना दुपट्टा फाड़ा और इस टुकड़े को मरोड़कर टखने के ऊपर कसकर बांध दिया ताकि जहर ऊपर न चढ़े। फिर उसने अपनी एक चूड़ी तोड़ी। एक टुकड़े का एक सिरा तेज था। इससे लड़की ने इस जगह जहां सांप ने काटा था लंबा कट डाला और वहां मुंह रखकर जहर चूस कर थूक दिया। इस तरह इसने 3-4 बार खून चूसा और थूका। फिर जख्म पर दुपट्टे की पट्टी बांध दी। यहीं बाग में? मैंने पूछा। नहीं, माली ने जवाब दिया। वो अपनी सहेलियों के साथ आई थी। वो सब कभी कभी यहाँ आती हैं। आज दो सहेलियों को यहाँ छोड़कर घूमने फिरने बाग से जरा दूर निकल गई। वापस आई तो उसने बताया कि उसे सांप ने डस लिया है। उसका रंग जर्द हो गया था। उसने ये बात सुनाई जो मैंने तुम्हें सुनाई है। मैंने उसे गधी पर बिठाया और अपनी बीवी को उसके साथ घर भेज दिया। वो होश में थी? बिल्कुल होश में जी। उसने वो जगह नहीं बताई जहाँ सांप ने उसे डसा था? नहीं, माली ने जवाब दिया। मैंने पूछा था। उसने इशारा करके कहा था कि उधर। जगह नहीं बताई। सांप कैसा था? उस लड़के ने पूछा जिसने गीदड़ के साथ एक सांप को सुरंग के दहाने वाले हिस्से में जाते देखा था। लड़की ने कुछ बताया था? मैंने पूछा था, माली ने जवाब दिया। पूछा इसलिए था कि सांप छोटा, काले रंग का और सफेद कौड़ियों वाला न हो। लड़की का फिर तो बचना ही मुश्किल था, लेकिन उसने बताया कि सांप गज पर लंबा और गहरे मटियाले रंग का था। हाँ, तो फिर ये वही सांप होगा जो हमने देखा था, लड़के ने कहा। हमने खड्ड में जो खून और चूड़ी के जो टुकड़े देखे थे उनका मुअम्मा हल हो गया। मगर जहाना कहाँ है? क्या लड़की से मुलाकात से पहले ही सांप ने उसे डस लिया था? ऐसे सवालों का जवाब अपने गांव जाकर जहाने से ही मिल सकता था, बशर्ते कि वो गांव में हुआ। हमें ये सुनकर हैरत नहीं हुई कि एक लड़की को सांप ने डस लिया तो उसने घबराने, चीखने चिल्लाने और भाग उठने की बजाय दिल और दिमाग को हाजिर रखा और जहर चूस कर थूक दिया। मुसलमान लड़कियां ऐसी ही दिलेर और ज़हीन हुआ करती थीं, वरना सांप करीब से भी गुजर जाए तो दहशत तारी हो जाती है। माली ने ठीक कहा था कि सांप छोटा था। लड़की इसलिए बच गई थी क्योंकि मटियाले रंग का जहर इतना तेज नहीं होता कि तेजी से असर करता। अगर फौरी तौर पर इलाज ना किया जाए तो फिर तो मौत यकीनी होती है। सर्दियों में सांप ज़ेर ज़मीन चले जाते हैं और गर्मियों में बाहर आ जाते हैं और इनका जहर भी मुहलिक हो जाता है। और ये गर्मियों का महीना शुरू था। ये यकीन हो गया कि कोई और गड़बड़ नहीं हुई और जहाना कत्ल नहीं हुआ। हम अपने गांव आ गए। जहाने के घर से उसके मुतालिक पूछा तो पता चला कि वो घर नहीं आया। घर वाले उल्टा हमसे पूछ रहे थे कि वो हमारे साथ गया था, कहाँ चला गया है। हम भी परेशान हो गए। वो शाम को आ गया, बिल्कुल खैरियत से था। मैंने उसे ये बताए बगैर कि लड़की को सांप ने डस लिया है उससे पूछा कि वो कहाँ चला गया था। उसने बताया कि जब हमारे कुत्ते सेव को घेरे हुए थे वो चुपके से खिसक गया था। लड़की का बाग करीब ही था। उसे लड़की वहां नजर न आई। जहाना उसके गांव चला गया। लड़की वहां भी नहीं थी। थोड़ी देर बाद लड़की अपने माली की गधी पर सवार गांव में आई। उसे सांप ने डस लिया था।
जहाने ने हमें वही कहानी सुनाई जो माली हमें सुना चुका था। उसने ये भी बताया कि उसी वक्त घोड़े पर एक आदमी दौड़ा गया जो एक सन्यासी को घोड़े पर बिठाकर ले आया। उस जमाने में सन्यासियों के पास मुजर्रिब और अक्सर जड़ी बूटियां हुआ करती थीं और वो सांप काटे का इलाज तो फौरन कर लिया करते थे, बशर्ते कि कोई फौरन पहुंच जाए। सन्यासी ने लड़की का जख्म देखा, उसकी हालत देखी और दवाइयां दे दी। जहाने ने बताया कि शाम तक लड़की ठीक हो चुकी थी। मैंने उसे बताया कि हमने एक खड्ड में खून और टूटी हुई चूड़ियां देखी थीं जो उसी लड़की की होंगी और ये खून भी उसी का होगा। जहाने ने लाजमी का इजहार किया और कहा, हो सकता है लड़की मेरे इंतजार में खड्ड में गई हो, लेकिन मैं उसे बाग में देखने चला गया, वो वहां नहीं थी, इसलिए उसके गांव चला गया। हमारे लिए यही खुशी काफ़ी थी कि माँ बाप का ये खूबरू और तनुमंद बेटा जिंदा है। दूसरे दिन पता चला कि जहाना घर में बीमार पड़ा है। मैं और शहबाज उसे देखने के लिए गए। उसे बुखार नहीं था। उसने बताया कि सर चकराता है और दिल डूबता है और जिस्म के अंदर सुइयां सी चुभती हैं। एक सियाने ने दवाई दी। घर वालों ने अपने नुस्खे आजमाए मगर असर उल्टा हुआ। रात को उसकी हालत और ज़्यादा ख़राब हो गई। औरतों ने कहा कि लड़के को नज़र लग गई है, यानी ये नज़र बद का असर है। किसी ने कहा कि उसने किसी दरख्त के नीचे पेशाब किया होगा जहाँ जिन रहते हैं और जिन्हें शक था कि दूसरे गांव की लड़की जहाने पर मरती है। उन्होंने कहा कि जहाने को ताबीज़ दिए गए हैं, यानी इस पर काला जादू किया गया है। शक हमें भी ऐसा ही होता था। हम बीमार उसे समझा करते थे जिसे बुखार हो। जहाने को बुखार नहीं था। वो एक रात के अंदर अंदर जैसे घुल गया था, रंग पीला पड़ गया और चेहरे की हड्डियां तक नजर आने लगी थीं। उसके माँ बाप आमिलों और पीरों की तरफ उठ दौड़े। किसी ने काला जादू कहा और किसी ने शरर शरार बताया, ताबीज़ दिए, पैसे खड़े किए और सेहतियाबी की उम्मीद दिलाई। हमारे गांव के इमाम मस्जिद ने किताब निकाली और बताया कि एक जिंदा रूह लड़के में उतर आई है। उसके कहने पर काले बकरे का सदका दिया गया, मगर तमाम ताबीज़, टोने, सदके और माँ की आहोजारी बेकार गई। 3 दिन गुजर गए और जहाना सूखकर हड्डियों का पंजर बन गया। मेरे वालिद साहब मरहूम के जोर देने पर उसके माँ बाप उसे अस्पताल ले जाने पर राजी हुए, वरना आमिल, पीर और मौलवी सख्त खिलाफ थे। कहते थे कि अंग्रेजी इलाज शिर्क है, इससे तावीज़ों की बेअदबी होगी। लेकिन मैं पीरों फकीरों के मामले में लड़कपन ही से मुशरिक हूँ। मैंने अपने 2-4 दोस्तों को तैयार किया, एक शुभ घोड़ा निकाला और जहाने को उस पर बिठाकर गुजर खान को चल पड़े, जहाँ सरकारी अस्पताल था। इससे नज़दीक और कोई अस्पताल या डॉक्टर नहीं था। हम लोग गुजर खान के अस्पताल में किसी मरीज को उस वक्त ले जाया करते थे जब देहात के सियाने और पीर वगैरह उसे अपनी करामात से नज़र तक पहुंचा चुके होते थे। जहाने का भी यही अंजाम नजर आ रहा था। आधे रास्ते में उसे गशी आ गई। अगर हम देख न लेते तो वो घोड़े से गिर पड़ता। हमने उसे उतार लिया। इत्तेफाक से करीब ही एक गांव था, वहां से चारपाई लाए। इस गांव के कई आदमी भी साथ चल पड़े। कहने लगे कि वो चारपाई पर मरीज को अपने कंधों पर उठाकर गुजर खान पहुंचाएंगे। वो जमाना ही ऐसा था कि कोई मुसीबत में होता तो दुश्मन भी उसकी मदद को आ पहुंचते थे। हमने इन आदमियों को शुक्रिया अदा किया। हमारे साथ जहाने का बाप, एक भाई और हम चारों दोस्त थे। चारपाई उठाई और मीलों का सफ़र ऊंची नीची राहों, घाटियों और नदी नालों में से तय करते गुजर खान पहुंच गए। उस वक्त वहां एक हिंदू सिविल सर्जन था। इस हिंदू ने उसका मुआयना किया और पूछा, इसे क्या खिलाया है? इसके बाप ने जवाब दिया कि कोई ऐसी वैसी चीज़ नहीं खिलाई, दवाइयाँ और तावीज़ दिए हैं। डॉक्टर की बातों से मालूम होता था जैसे उसे पहला शक ये हुआ हो कि जहाने को कोई जहरीली चीज़ खिलाई गई है। इससे हमें ये शक हुआ कि लड़की वालों ने इसे धोखे में कुछ पिला ही न दिया हो। जहाना कहता था कि उसने इन दिनों किसी गैर के हाथ से कुछ नहीं खाया। डॉक्टर ने उसे अस्पताल में दाखिल कर लिया। उस दौर में आज की तरह पेंसिलिन और माइसिन किस्म की दवाइयाँ ईजाद नहीं हुई थीं, मिक्सर दिए जाते थे। दवाइयाँ दी गईं। शाम को मैं और शहबाज ने जहाने के बाप और भाई से कहा कि वो गांव चले जाएं और कल इसकी माँ को इसके साथ रहने के लिए ले आएं और घर वालों को तसल्ली दें। वो चले गए। हमारे 2 दोस्त भी चले गए। जहाने के पास मैं और शहबाज रह गए। हम दोनों ने इससे जिद करके पूछा कि इसने खुद कुछ खा लिया है या किसी ने इसे कुछ खिला दिया है। उसने कहा कि उसने न कुछ खाया है न किसी ने उसे खिलाया है। मुझे ये शक होने लगा था कि चूंकि उस लड़की के साथ इसकी शादी नहीं हो सकती, इसलिए उसने कुछ खाकर खुदकुशी की कोशिश की है, मगर वो इनकार कर रहा था। मैंने उसे कहा कि हम डॉक्टर के सिवा किसी को नहीं बताएंगे कि वो कि ये सब कुछ क्या है। वो सही इलाज तो कर सकेगा कम से कम।
फिर भी उसने इनकार किया। मैंने और शहबाज ने बहुत इसरार किया पर वो न माना। फिर वो सो गया। ये शायद दवाइयों का असर था। उस जमाने में मरीजों का हिजूम नहीं हुआ करता था। उसमें सिर्फ 2-3 मरीज थे जिस वार्ड में जहाना लेटा हुआ था। बाकी तमाम पलंग खाली पड़े थे। हमने एक पलंग जहाने के पलंग के करीब कर दिया और मैं और शहबाज इकट्ठे लेट गए और सो गए। रात शायद आधी गुजरी होगी कि मेरी आंख खुल गई। जहाना बड़ी ही धीमी आवाज में मुझे ही बुला रहा था और हाथ लंबा करके कह रहा था कि मेरे करीब आओ। मैं तेजी से उठा और उसके पलंग पर बैठकर पूछा, क्या बात है जहाने? तकलीफ है या पानी पियोगे? मेरी तकलीफें खत्म हो चुकी हैं। मेरे करीब हो जाओ। अच्छी तरह बोला नहीं जाता, उसने इस पुरस्कार बीमारी की मारी हुई आवाज में कहा। मैं उसके करीब हो गया। उसने कहा, मुझसे सच्ची बात सुन लो। मेरे मरने के बाद तुम्हें यह अफसोस ना रहे कि दोस्त एक भेद कब्र में ले गया है। मुझे कल घर ले चलो साबू। मैं जिंदा नहीं रहूंगा। मैंने खुदकुशी की कोशिश नहीं की। तुम जानते हो मैं कितने दिलेर बाप का बेटा हूँ। मैं मैदान छोड़कर भागने वाला मर्द नहीं। मुझे तुम पर और शहबाज पर एतबार है। यह भेद किसी और को ना बताना वरना लड़की बदनाम हो जाएगी। डॉक्टर का शक ठीक है। मेरे खून में जहर चला गया है जो मैंने लड़की के खून से चूसा था। इसे सांप ने उस वक्त काटा था जब वो मेरे साथ थी। मैं अल्फाज में बयान नहीं कर सकता कि जहाने के इस इंकिशाफ ने मेरी जज्बाती हालत क्या कर दी थी। यूं मालूम होता था जैसे वो झूठ बोल रहा हो, मगर उसकी सच्चाई का ये सबूत काफी था कि वो मर रहा था और लड़की बिल्कुल ठीक थी। कुत्ते जब सोहों को मारने की कोशिश कर रहे थे और तुम सब शिकार में मगन थे तो उस वक्त मैं वहां से चला गया था। उसने कहा, तुमने 3 रोज पहले मुझे बता दिया था कि शिकार पर जा रहे हो। मैंने लड़की को पैगाम भेज दिया कि मैं फला दिन आ रहा हूँ। उसने जवाब भेजा कि वो सहेलियों के साथ बाग में होगी और मुझे देखकर उसी जगह खड्ड में आ जाएगी। मैं तुम्हारे साथ गया तो उसने बाग में से कुत्ते देख लिए और नजर बचाकर खड्ड में आ गई। मैंने बहाना बनाकर तुमसे अलग हो गया था और चुपके से वहां निकला और लड़की के पास पहुंच गया। हमारी नीयत बद नहीं थी, फिर मालूम नहीं खुदा ने हमें ये सजा क्यों दी। हमने अभी कोई बात भी नहीं की थी कि मुझे सूं की आवाज सुनाई दी और लड़की की चीख निकल गई। वो झुकी, मैंने भी देखा कम से कम 1 गज लंबा सांप बड़ी तेजी से एक खो में दाखिल हो रहा था और वो लड़की को काट गया था। इसके टखने के करीब खून के 4 कतरे देखे। इस सांप के दांतों के निशान थे। मैंने जल्दी से अपनी पगड़ी फाड़ी और उसने कहा, ठहरो, क्या करने लगे हो? पगड़ी न फाड़ना। मैंने उसे बताया कि उसकी टखने के ऊपर कसकर बांध दूंगा ताकि जहर ऊपर न जाए। लड़की अकल वाली है और दिल वाली भी। सांप का सिर्फ खौफ ही काफी होता है, लेकिन वो खौफजदा न हुई। उसने कहा कि मेरा दुपट्टा फाड़ो और जहां बांधना है बांध दो। घर वालों ने तुम्हारी पगड़ी का टुकड़ा मेरी टांग से बंधा देखा तो उन्हें शक होगा। मैंने उसके दुपट्टे से लंबी पट्टी फाड़ी जो उसकी पिंडी पर रस्सी की तरह कसकर बांध दी। मुझे अब चाकू की जरूरत थी जो मेरे पास नहीं था। मेरी नजर उसकी चूड़ियों पर पड़ी और मैंने उसके हाथ से एक चूड़ी उतारकर तोड़ी। उसके 3 टुकड़े किए। मैंने तीनों के सिरे देखे। इनमें से एक खाल काटने के काम आ सकता था। मैंने लड़की से कहा कि अब दिल मजबूत रखो, दर्द होगा। मैंने उसकी खाल पर जहां डसने के निशान थे चूड़ी के तेज धार वाले सिरे से जख्म खोद दिया और वहां मुंह रखकर जोर से सांस अंदर को लिया। मेरा मुंह लड़की के खून से भर गया। मैंने ये खून उगल दिया। इस तरह 4 बार इसके जख्मों से खून चूसा और उगला और इसका बहुत सा खून निकालकर जमीन पर बिखेर दिया था। फिर इसके दुपट्टे से दूसरी पट्टी फाड़कर जख्म पर बांध दी और इसे कहा कि फौरन बाग में जाए और वहां बताए कि इसे सांप ने डस लिया है और उसने अपनी अकल से यह इलाज किया है जो दरअसल मैंने किया था। मैं उसके चेहरे को देखता रहा। वो घबराई नहीं थी। खट से निकलकर थोड़ी दूर तक मैं उसके साथ भी गया। जब देखा कि मैं किसी को नजर न आ जाऊं तो मैं इससे अलग हो गया और उसके गांव अपने रिश्तेदारों के घर चला गया। पानी से मुंह अंदर से अच्छी तरह साफ किया और लड़की का इंतजार करने लगा। वो गधी पर सवार होकर आ गई। सारे गांव में खबर फैल गई कि उसे सांप ने डस लिया है। फिर सन्यासी आ गया और ये खबर भी मिली कि ठीक हो गई है वो। मैं भी बिल्कुल ठीक था। शाम को वहां से अपने गांव आ गया। मैंने अपने जिस्म में कुछ भी महसूस नहीं किया। सांप शायद ज्यादा जहरीला नहीं था। रात को मुझे जिस्म पर खारिश महसूस नहीं हुई। आंख खुल गई, सर चकरा रहा था और दिल पर घबराहट तारी थी। दिल डूब रहा था। मैं समझ गया कि कुछ जहर मेरे अंदर चला गया है।
जिसका असर अब शुरू हुआ है। सुबह को मेरे जिस्म को आग लगी महसूस होने लगी। मुझे सन्यासी का ख्याल आया, लेकिन लड़की की बदनामी के ख्याल से मैं चुप रहा। मैं सन्यासी को क्या बताता कि मेरे अंदर जहर किस तरह गया है। मेरी हालत तेजी से बिगड़ने लगी। हमारे खुफिया पैगाम लाने ले जाने वाली औरत ने मुझे यह खुशखबरी सुनाई कि लड़की बिल्कुल ठीक ठाक है। मेरे लिए ये बहुत बड़ी खुशखबरी थी। मैं मरने के लिए तैयार हो गया। मैं इस सुकून के साथ मर रहा हूँ कि जिसे बचाने की कोशिश की थी वो बच गई है और ठीक है। उसके आंसू निकल आए। कहने लगा, मुझे बख्श देना, उसे मेरा आखिरी सलाम पहुंचा देना और कहना कि तुम आज़ाद हो। मेरी याद में अपनी ज़िंदगी तबाह न करना और माँ बाप को नाराज़ न करना। वो जिसके साथ तुम्हें ब्याह दें उसी की वफादार रहना। उसने बहुत सी जज्बाती बातें की और बेहोश हो गया। फिर उसे नींद आ गई। मैं बाकी रात सो न सका। सुबह डॉक्टर आया तो जहाने को देखकर वो मायूस हो गया। वार्ड से निकला तो मैं और शहबाज उसके पीछे चले गए। उसे रोककर जहाने की मोहब्बत की पूरी कहानी, लड़की के साथ उसकी आखिरी मुलाकात और सांप का जहर चूसने की बात तफसील से सुना दी। डॉक्टर ने कहा कि उसे पहले ही शक था कि उसे ऐसा जहर दिया गया है जो फौरन हलाक नहीं कर सकता। उसने ये भी कहा कि अगर लड़की सेहतयाब हो गई है तो सांप ज़्यादा जहरीला नहीं था। जहर अगर चूस लिया जाए तो भी सूद असर जहर खून की बारीक नसों में रह ही जाता है। जहर चूसने वाला 1000 बार थूके, जहर की कुछ न कुछ मिकदार हलक से नीचे चली ही जाती है। इसीलिए इस लड़के को कई घंटे जहर का असर महसूस न हुआ। अब इसका जिगर और गुर्दा बहुत खराब हो गए हैं। दिमाग पर भी जहर का असर हो गया है। हमने डॉक्टर से कहा कि वो हमारे बड़ों के सामने जिक्र न करे कि जहाने ने लड़की के जख्म से जहर चूसा था। डॉक्टर कोई मुखलिस और नेक इंसान था। उसने राज को राज रखने का वादा किया और दवाएं बदल दी, इंजेक्शन भी दिए। बदले हुए नुस्खे से जहाने की हालत संभलने लगी। 1 हफ्ते बाद उसके चेहरे की जर्दी कम होने लगी। वो खड़ा भी होने लगा। 2 हफ्तों बाद वो आहिस्ता आहिस्ता चलने फिरने लगा। उसकी माँ उसे फौरन पहले वाला तंदुरुस्त और तवाना जहाना देखना चाहती थी। उसने जिद शुरू कर दी कि वो जहाने को घर ले जाएगी। डॉक्टर इसे 1 हफ्ता और रखना चाहता था। हम भी डॉक्टर की तायद कर रहे थे, मगर माँ इतनी जज्बाती बल्कि पागल सी हो गई कि डॉक्टर ने कहा कि ले जाओ। माँ कभी कहती कि उसने बहुत बुरा ख्वाब देखा है, कभी कहती कि उसे एक जिन ने धमकी दी है। हम जहाने को गांव ले आए। उस इलाके का शाहजी और पीर इंतजार में ही था। पता चला कि जहाने को अस्पताल से गांव लाने में इसी शाह का हाथ था। इसी की रोजी अस्पताल चली गई थी। उसने जहाने पर दम, दुरूद और तावीज़ों का सिलसिला दोबारा से शुरू कर दिया। मैं और शहबाज सन्यासी से मिले, इसे पैसे दिए और जहाने की असल कहानी सुनाकर उसे कहा कि इस राज को वो राज रखे और जहाने का इलाज करे। उसने लड़की को जो दवाई दी थी, कहने लगा कि सांप जहरीला नहीं था। वो हमारे साथ आ गया। हम उसे जहाने के घर ले गए। बदकिस्मती से वहाँ शाहजी बैठा हुआ था। उसने ये कहकर सन्यासी को घर से निकलवा दिया कि जहाने पर जिन का कब्जा है। वो सैयद है और तुम इसके इलाज के लिए काफिर को ले आए हो। अपने लड़के को जिनों के हाथों जल्दी मरवाना चाहते हो क्या? हम मजबूर हो गए। सारे गांव ने तस्लीम कर लिया कि जहाने पर जिन का कब्जा है। राज ऐसा था जो किसी को बताया भी नहीं जा सकता था। जहाने की हालत रोज ब रोज बिगड़ने लगी। एक रोज मैं उसे देखने के लिए गया। तन्हाई में बात करने का मौका मिल गया। मैंने उसे कहा कि उसके बाप को बता देते हैं कि ये सांप के जहर का असर है, जिसका इलाज अस्पताल में है या सन्यासी के पास। मगर जहाने ने कहा कि लड़की बदनाम हो जाएगी। वो पाक लड़की है। मुझे इस भेद पर मर जाने दो। कब्र से ये भेद कोई नहीं निकाल सकेगा। 1 माह बाद जहाना ये भेद अपनी कब्र में ले गया। हम लड़की का रद्द-ए-अमल मालूम करते रहे। इस पर खामोशी तारी हो गई थी। घर में भी किसी के साथ बात नहीं करती थी। उसे भी तावीज़ दिए जाने लगे। देहात में किसी की कोई बात छुपी नहीं रहती। शायद लड़की की सहेलियों के मुंह से निकल गया कि लड़की जहाने को चाहती थी और उसकी यह हालत जहाने की मौत से हुई है। सांप का जहर चूसने वाला राज सिर्फ मुझे और शहबाज को मालूम था, वरना यह भी फाश हो जाता। एक रोज लड़की घर से लापता हो गई। शाम को वो हमारे कब्रिस्तान से मिली। वो जहाने की कब्र पर बैठी हुई थी। भाइयों ने उसे मारा पीटा। हमें पता चला कि उसने मार खा ली, बोली नहीं और रोई भी नहीं। फिर मार पिटाई का सिलसिला चल पड़ा, मगर उसकी खामोशी न टूटी। वो किसी काम में दिलचस्पी नहीं लेती थी। दोबारा अपने गांव से निकली और हमारे गांव का रुख किया, मगर उसे रास्ते में ही पकड़ लिया गया और उसे घसीटकर घर ले गए। चंद महीनों बाद उसे बिरादरी के बुजुर्गों के फैसले के मुताबिक एक आदमी के साथ ब्याह दिया गया, मगर 2 ही महीनों बाद तलाक हो गई।
بہت عرصے بعد اس آدمی نے بتایا تھا کہ پہلے روز ہی لڑکی نے اسے کہہ دیا تھا کہ میرے ماں باپ نے تمہیں ایک پتھر دے دیا ہے، مجھے خوش دیکھنا چاہتے ہو تو آؤ جہانے کی قبر پر چلیں۔ لڑکی دراصل پاگل ہو چکی تھی، اپنے خیالوں میں گم رہتی تھی۔ طلاق کے 6-7 ماہ بعد یہ خبر مشہور ہو گئی کہ شام کے وقت لڑکی کے پیٹ میں درد اٹھا اور رات کو مر گئی۔ لڑکی کا یہی انجام ہونا تھا۔ لڑکی پیٹ کے درد سے نہیں مری، اسے قتل کیا گیا تھا۔ دیہات میں ایسے قتل آسانی سے چھپا لیے جاتے ہیں اور ساری برادری تعاون کرتی ہے۔